Hello everyone and welcome back to our channel JK Alerts. So today I have brought most expected questions of percentage for JK SSB class 4th exam, and I will tell you how to tackle such sort of a questions in minimum time. So let's start. So पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इफ वी ऐड 62 टू ए नंबर द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द नंबर। सबसे पहले आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जेके एसएसबी क्लास 4 का एग्ज़ाम जो आने वाला है, जो कि 27 एंड 28 फेब को है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन इस एग्ज़ाम के लिए है वो 10th लेवल की है, मतलब 10th है वो, और मैक्सिमम जो है वो 12th है। तो आपको बस बेसिक पूछा जाएगा, और बेसिक जब आपको पूछा जाता है तो आपको बेसिक कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होने चाहिए परसेंटेज से रिलेटेड। तो मैं आपको हर एक पॉसिबल वे बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब जितने भी आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरा ये होगा कि मैं आपको मिनिमम टाइम में ये सब के सब क्वेश्चंस सॉल्व करने का ट्रिक बता सकूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ वी ऐड 62 टू ए नंबर द नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द नंबर। अगर इस क्वेश्चन को किसी नॉर्मल बच्चे ने करना है, कहने का मतलब जिसको जस्ट मतलब जो अभी 12th पास आउट हुआ है या 10th पास आउट हुआ है, क्योंकि वो भी अपेयर हो सकते हैं इस एग्जाम में, तो वो सिंपल अपना ट्रेडिशनल मेथड यूज करेगा जैसे कि वो पढ़ता आया है अपनी लाइफ में। जैसे उसने बोला कि इफ वी ऐड 62 टू ए नंबर, उसने कहा कि अगर हम 62 जो है एक नंबर में ऐड कर लेंगे, अगर मैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग सोचूं तो वो बच्चा इस तरह से भी कर सकता है, क्योंकि जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है तो आप ट्रेडिशनल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। और सच बात तो ये है कि सबसे पहले दिमाग में आता ही ट्रेडिशनल मेथड है, अगर आपने कोई दूसरा मेथड प्रैक्टिस ना किया हो तो जैसे कि उसने बोला है कि अगर हम 62 जो है एक नंबर में ऐड कर लें, तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो एक नंबर हमने मान लिया हुआ है। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक्स वाले तरीके से आप जितना मतलब एक्स वाले तरीके को आप जितना अवॉइड करें उतना ही अच्छा है। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको वैसा वाला मेथड डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, तो सबसे पहले मैं उनके लिए ये करवा देता हूँ कि 62 जो नंबर है अगर हम किसी नंबर में ऐड कर दें तो होता क्या है कि नंबर जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब जो पहले नंबर x था अब वो 20% से इंक्रीज हो जाए तो वो बन जाता है 120%, 120% ऑफ x ये बन जाता है। फिर अगर हम इसको काट दें तो ये 6/5x, और x को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे बन जाएगा 62, और यहाँ पे सॉल्व करें तो आएगा x/5, और यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 310। तो ये है बेसिकली जो ट्रेडिशनल मेथड जिसको जो नॉर्मल बच्चा हर एक बच्चा कर सकता है। किया क्या कि जैसा क्वेश्चन में लिखा गया था मैंने वैसी की वैसी इक्वेशन बना दी और आंसर जो है वो आ गया। और ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसमें भी मिनिमम टाइम ही लगता है, मतलब कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। ये भी बच्चा अगर पेपर में करके आएगा जिसकी स्पीड अच्छी खासी होगी तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो इसमें कुछ मुश्किल बात तो है नहीं है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैंने क्या बोला कि उसने बोला था कि अगर हम 62 जो है वो किसी एक नंबर में ऐड कर देंगे, तो हमने वो नंबर जो है वो x मान लिया, तो 62 ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा कि वो नंबर जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो नंबर 62 ऐड होने के बाद जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा, और जब भी कोई चीज़ 20% से इंक्रीज होती है तो हम उसका 120% निकालते हैं। तो 120 ऑफ x मतलब उसी नंबर का, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं आपको ये बता दूं। जैसे आप ध्यान से देखो कि 62 ऐड करने से मतलब अगर हम किसी नंबर में 62 ऐड करेंगे तो जो नंबर है वो 20% से इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नंबर 20% से इंक्रीज हुआ है वो हुआ क्यों है, क्योंकि हमने 62 ऐड किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम 62 को 20% के इक्वल रख दें तो गलत, यहां पे ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20% जो नंबर इंक्रीज हुआ है वो 62 नंबर ऐड करने से ही हुआ है। इट मींस वो जो नंबर है वो 62 जो है परसेंटेज में वो 20% के इक्वल है। और यहाँ पे हमें नंबर निकालना है, नंबर जो होता है वो 100% होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें 20% को 100 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 100% की जो वैल्यू आएगी वो भी 310 आएगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला है कि जब भी आप किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं कोई नंबर, तो दूसरा वाला जो नंबर है वो इंक्रीज होगा, ऑफकोर्स होगा।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि 62 जो है जब हमने ऐड किया तो वो 62 ऐड करने से जो नंबर इंक्रीज हुआ वो 20% हुआ, तो मैंने क्या कर दिया कि 62 को 20% के इक्वल रख दिया। अब आपको नंबर निकालना है और नंबर आपको पता है 100% होता है, 20% की वैल्यू आपको 62 दी है। अगर आपको इसको 100 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल इक्वल चेंज होगा। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो 310 होगी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि नंबर इंक्रीज हुआ है 20%, नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है 20%, और आपको पता है कि 20% जो होता है वो 1/5 होता है, वो होता है 1/5। आपने कभी भी अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ा हो और इस तरीके से अगर सॉल्व किया हो क्वेश्चन, तो आपको पता होगा कि जो डिनोमिनेटर वाला होता है उसको हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, उसको हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, ठीक है। और 20% इंक्रीज हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने डिनोमिनेटर वाले नंबर को ओरिजिनल माना है, कहने का मतलब ओरिजिनल वाला नंबर जो है वो 5 है और 20% इंक्रीज हुआ है, कहने का मतलब 5 पे 1 का इंक्रीज हुआ है, कहने का मतलब इंक्रीज हो गया 6, मतलब जो बढ़ के नंबर हो गया वो हो गया 6। ओरिजिनल नंबर था 5 और उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो 20% से इंक्रीज हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि वो जो बढ़ के इंक्रीज हुआ है वो हो गया 6, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे हमने 5 मान लिया और जो चेंज नंबर है वो हो गया 6, क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ है, कहने का मतलब 5 पे 1 का इंक्रीज हुआ है। बट क्वेश्चन में गिवन क्या है कि आपने 62 ऐड किया है, 62 जो है वो ऐड किया है, कहने का मतलब क्या हुआ, 62 जो है वो ऐड किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो 1 की वैल्यू जो है वो 62 है, 1 की वैल्यू जो है वो 62 है, क्योंकि इसी 1 के अकॉर्डिंग ही वो चेंज हुआ है। 1 हमारे हिसाब से 1 इंक्रीज हुआ है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 62 इंक्रीज हुआ है, तो 1 की वैल्यू 62 हो जाती है। और अगर हम ओरिजिनल नंबर की बात करें तो ओरिजिनल नंबर हमने 5 माना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई रिपीट कि क्वेश्चन में गिवन था कि नंबर जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ, और 20% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं, तो मान लेते हैं कि वो 5 था ओरिजिनल नंबर, ठीक है, रेशो के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से और रेशो के हिसाब से वो 5 था। ओरिजिनल नंबर वो वाला नहीं जो हमें निकालना है, रेशो के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो ओरिजिनल नंबर जो था वो 5 था और 1 पे इंक्रीज हुआ था, मतलब 5 में जो है वो 1 इंक्रीज हुआ था इसके अकॉर्डिंग, बट 1 इंक्रीज नहीं हुआ था, क्वेश्चन में 62 नंबर ऐड किया गया था, 62 इंक्रीज हुआ था। तो 1 की वैल्यू 62 होती है और हमें निकालना है नंबर, और ओरिजिनल नंबर तो हमने 5 माना था, तो 5 की वैल्यू 310 होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो भी मेथड लगे आप उसी से करिए, बट आपका जो आंसर आना चाहिए वो एक्यूरेट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, द नंबर बिकम्स 125, फाइंड ओरिजिनल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन क्लास 4th एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कह रहा है कि अगर हम एक नंबर में से, मान लेते हैं, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे कि एक नंबर में से, और हमने नंबर मान लिया x, अगर हम एक नंबर में से क्या माइनस कर दें, 16 2/3% ऑफ ए नंबर, और आपको ये पता होना चाहिए कि 16 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6 होती है। आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाता है। तो कह रहा है कि अगर आप एक नंबर में से मतलब कहने का मतलब 16 2/3% ऑफ ए नंबर, कहने का मतलब 1/6 ऑफ ए नंबर माइनस कर दें, 1/6 ऑफ ए नंबर माइनस कर दें, तो आधा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गया। तो अगर ये माइनस कर दें तो नंबर जो है वो 125 रह जाता है। तो कहने का मतलब अगर आप नंबर में से 16 2/3% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, कहने का मतलब 1/6 ऑफ ए नंबर, दैट इज 1/6x माइनस कर दें, तो जो नंबर है वो 125 रह जाता है। बस सॉल्व कर लेना इसको आपने, ये बन गया 5/6x, 125 सामने वाला कट जाता है तो ये 25, तो x की वैल्यू होगी 150। कहने का मतलब जो नंबर आया वो 150 था। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, कहने का मतलब 1/6, 16 2/3% अगर वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, कहने का मतलब 1/6। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको
कि जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको आपने ओरिजिनल नंबर मानना है। तो मान लेते हैं कि 6 जो है वो ओरिजिनल नंबर है और 6 में से 1 माइनस हुआ है, 1 जो है वो माइनस हुआ है क्योंकि उसने कहा 1/6 जो है वो नंबर जो है सब्ट्रैक्ट हुआ है। कहने का मतलब परसेंटेज में अगर बात करूं तो 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। तो ओरिजिनल नंबर अगर 6 था उसमें से जो 1 है वो सब्ट्रैक्ट कर लूं मैं तो बचता कितना है 5 रेशो के हिसाब से। बट उसने बोला है कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करके बचता है वो बचता है 125। तो मतलब 5 की जो वैल्यू है वो 125 है और 1 की वैल्यू जो होगी वो 25 होगी और आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर। और ओरिजिनल नंबर तो रेशो के हिसाब से 6 है तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है तो 6 की वैल्यू होगी 150। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। आई रिपीट कि 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर। एक नंबर से हमें 16 2/3% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट करना था। 16 2/3% फ्रैक्शन में अगर मैं बोलूं तो बोलूं 1/6 और जब भी फ्रैक्शन में लिखो तो जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है उसको हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं और 1/6 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। कहने का मतलब 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो बचेगा 5। बट उसने बोला है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर बचता है वो 125 बचता है। इट मींस 5 की वैल्यू 125, रेशो के हिसाब से तो 5 बच रहा था बट क्वेश्चन में जो दिया था वो बच रहा था 125। तो 5 इक्वल टू 125, 1 की इक्वल टू 25 एंड 6 इक्वल टू 150। 6 की क्यों निकाली? क्योंकि ये जो है ये ओरिजिनल नंबर होता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 37 1/2% of a number is added to itself the number becomes 121, find the number। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे। आपको सबसे पहले ये जो परसेंटेज यहाँ पे लिखी होती है उनकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे 37 1/2% जो है ये इस फ्रैक्शन में इक्वल होता है 3/8। जो अगर आपको ये नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3/8। इससे आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 3/8 ऑफ ए नंबर, तो मैं नंबर जो है वो x मान लेता हूं। अगर मैं क्या करता हूं कि 3/8 ऑफ ए नंबर जो ऐड करता हूं उसी में, कहने का मतलब 3/8 ऑफ ए नंबर ऐड करता हूं उसी नंबर में, तो जो नंबर बन जाता है वो 120 बन जाता है। तो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। ये बन जाता है 11/8 x इज इक्वल टू 121। 11 = 121, x इज इक्वल टू 88। तो ट्रेडिशनल मैथड भी इसका ईजी है अगर आपको इन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो। अदरवाइज फिर आप कहते जाओगे और कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है ट्रेडिशनल मेथड भी। सो अब दूसरे तरीके से कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 37 1/2% जो है वो नंबर ऐड किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 37/2% ऑफ ए नंबर होता कितना है 3/8। और मैंने आपको बताया है कि नीचे वाले नंबर को आपको क्या मानना है, ओरिजिनल नंबर है ना, ओरिजिनल नंबर मान दिया। और हो क्या रहा है 37 1/2% ऑफ ए नंबर ऐड हो रहा है। कहने का मतलब पहले वाला जो नंबर था वो 8 था, फिर उसमें 3 ऐड हो गया क्योंकि वो उसने बोला है, क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़ो कि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। कहने का मतलब 8 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो बन जाता है 11। तो कहने का मतलब चेंज वाला जो नंबर है वो 11 हो गया। बट क्वेश्चन में बोला है कि वो 11 नहीं है, वो 121 है। जब भी हम 37 1/2% ऑफ ए नंबर ऐड करते हैं उसी में, तो नंबर 121 बन जाता है। कहने का मतलब 11 की वैल्यू 121 है, तो 1 की वैल्यू जो होगी वो 11 होगी। और आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर तो हमारा 8 है, तो 8 की वैल्यू जो होगी वो 88 होगी। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से हम टैकल कर सकते हैं अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो। अगर हमारे अगर बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आप इसमें भी बिल्कुल कम टाइम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाली टाइप आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। अगर हम एक रेक्टेंगल की लेंथ को 20% से इंक्रीज करते हैं, पूछ रहा है कि कितने परसेंट से उसकी हम ब्रेथ को डिक्रीज करें सो दैट कि उसका जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब यहां से हमें पता चल गया कि एरिया जो है वो कांस्टेंट है। जैसे आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और यहां पे उसने बोल दिया कि देयर इज नो चेंज इन इट्स एरिया। कहने का मतलब यहां पे जो एरिया है हमें कांस्टेंट रखना है, एरिया को चेंज नहीं करना है। तो यहां पे एरिया जो है वो है कांस्टेंट, और अगर एरिया कांस्टेंट हो गया तो लेंथ जो है वो ब्रेथ के इनवर्स हो जाएगी। यहां से मैंने निकाल लिया कि अगर आपको एरिया कांस्टेंट रखना है तो लेंथ और ब्रेथ का जो रिलेशन हो जाता है वो इनवर्स हो जाता है। इनवर्स जाने की, अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो आपको ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा,
सो दैट कि एरिया जो है वो चेंज ना हो। और अगर आप लेंथ को कम करेंगे तो आपको ब्रेथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दैट कि आपका एरिया जो है वो कांस्टेंट ही रहे, चेंज ना हो। सो इस तरह के क्वेश्चन में, नो चेंज वाले क्वेश्चन में, कहने का मतलब आपका एरिया जो है वो कांस्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे आप मान लो कि लेंथ हमारी थी 100, लेंथ हमारी थी 100, आप कुछ भी मान सकते हो, 100 मानो, 10 मानो, 100 इजी रहता है क्योंकि उनकी जो परसेंटेज है निकालना इजी रहता है, इसलिए हम हमेशा 100 मानते हैं। तो लेंथ अगर आप 100 मान लो तो उसने बोला है कि अगर लेंथ को आप इंक्रीज कर दो 20% से, कहने का मतलब जब इंक्रीज हुई तो 120 हो गई। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे एरिया जो है वो आपको कांस्टेंट रखना है। जब एरिया कांस्टेंट होता है तो लेंथ और ब्रेथ जो होता है इन्वर्स होते हैं, कहने का मतलब अब जो ब्रेथ होगी वो 120 बन जाएगी और जो लेंथ होगी वो 100 बन जाएगी, 100 बन जाएगी। तो ये इन्वर्स हो गया। अब आपको यही पूछा गया कि जो ब्रेथ है बेसिकली वो कितने % से डिक्रीज हो कि जो एरिया है वो कांस्टेंट रहे, मतलब चेंज ना हो। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पहले ब्रेथ थी 120 और अब हो गई 100, तो कितना डिक्रीज हुई है, 20 डिक्रीज हुई है। और 20 डिक्रीज जो हुई है वो किस पर हुई है, 120 पे, क्योंकि इसी के कंपैरिजन में हम डिक्रीज हुई है ना 100, 120 से डिक्रीज होकर 100 गई है, तो 120 के कंपैरिजन में डिक्रीज हुई है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहां से आप देखो कि 1/6, और आपको पता है कि 1/6 की परसेंटेज कितनी होती है, 16/2/3%। तो 16/2/3% को अगर ब्रेथ का, अगर हम मतलब ब्रेथ को अगर हम 16/2/3% से डिक्रीज करेंगे तब जाके जो एरिया है वो कांस्टेंट रहेगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप है ये। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और किस तरह से आप इसको बना सकते हो, जब भी आपको पता चल गया कि कोई चेंज नहीं होने वाला है, मतलब नो चेंज, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, जैसे रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हुई है 20%, तो आपको 20% ऊपर लिख देना है। अगर हम आपको बिल्कुल मतलब 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो किस तरह से करेंगे, बट क्वेश्चन की टाइप यही होनी चाहिए कि इसमें जो कोई वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। जैसे इसमें एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि लेंथ को अगर इंक्रीज किया जाए 20% से, तो 20% जो है वो ऊपर लिख देना। अगर हो रहा हो इंक्रीज तो नीचे क्या कर देना, 100 इसमें ऐड कर देना, तो 120 हो जाएगा। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 21 सा 26 सा, तो अगेन 16/2/3% हो गया। ये बहुत इजी वाली ट्रिक है अगर आपको ये बेसिक समझ आता है तो। देखो यहाँ पे ये है बेसिक चीज। अगर आपको इसमें, अगर आप क्वेश्चन को करने में इस चीज में कंफर्टेबल है तो आप इसी चीज को कीजिए, इसमें रहने दीजिए, इस चीज को रहने दीजिए। अगर आपको ये क्लियर है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ये कोई ट्रिक नहीं है, बेसिकली इसी चीज की शॉर्ट फॉर्म है कि अगर आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है 20%, तो आपने जितनी भी इंक्रीज हो रही है वो 20% ऊपर लिख देना है। और अगर इंक्रीज हो रही है तो 100 ऐड करना है। सपोज करो कि अगर लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो डिक्रीज हो रही होती 20% से, तो हम 20% ऊपर लिखते। फिर उसने पूछा होता कि अगर बताओ कि जो ब्रेथ है वो कितने % से इंक्रीज करते, तो इस केस में हमने क्या करना था कि नीचे 100 में से माइनस कर देना था। पर यहाँ पे लेंथ जो है वो रेक्टेंगल की वो 20% से इंक्रीज हो रही है तो 20 ऊपर लिख देना है। अगर इंक्रीज हो रहा हो तो नीचे 100 में ऐड कर देना 20, और अगर डिक्रीज हो रहा होता तो 100 से माइनस कर देते 20% को, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100। इस तरीके से आप मिनिमम मतलब 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइप यही रहनी चाहिए, नो चेंज वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20%। अगर हम राइस का प्राइस जो है वो 25% से इंक्रीज कर दें तो बताओ जो कंजम्पशन है कितने % से डिक्रीज करें सो दैट कि देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। अगेन नो चेंज कहने का मतलब एक चीज कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, एक्सपेंडिचर। आपको पता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन या प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसा कह सकते हो। तो अगर आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, मतलब चेंज नहीं करना है, अगर आप जितना पहले खर्चा करते थे अभी भी उतना ही खर्चा करना है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले आप प्राइस, मतलब पहले प्राइस कम था तो आप कोई चीज़ जो थे वो ज़्यादा लाते थे, और अब प्राइस बढ़ गया है तो अब वो चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है तो जो कंजम्पशन या क्वांटिटी जो है, प्राइस और क्वांटिटी जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएगी। प्राइस और कंजम्पशन या प्राइस और क्वांटिटी इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएगी जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरह। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे कि अगर प्राइस हमारा 100 है तो अब कितना हो गया 125, तो जो क्वांटिटी है वो कितनी हो जाएगी बेसिकली
वो 125 से 100 हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रखना है। अब आप देख रहे होंगे कि उसने पूछा है कि कंजप्शन कितने % डिक्रीज होगी। पहले 125 kg मान लेते हैं कि कंज्यूम करते थे, अब 100 kg करते हैं, तो कितना % डिक्रीज होगी? 25 kg जो है वो डिक्रीज होगी। किसके कंपैरिजन में? 125 के कंपैरिजन में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, 25 1 जा, 25 5 जा और 5 20 जा, तो 20% से जो है वो डिक्रीज होएगी इनकी कंजप्शन। दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर नो चेंज वाला क्वेश्चन हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है कितने % से? 25% से, तो 25% ऊपर लिख देना है। अगर इंक्रीज हो रहा हो तो 100 में 25 ऐड करना है, तो नीचे लिख देना 125 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो 25 1 जा, 25 5 जा और ये हो गया 20, अगेन 20%। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे डिक्रीज वर्ड होता, अगर यहाँ पे डिक्रीज वर्ड होता तो अगेन 25% ऊपर आता, बट इस बार हमने 100 से 25 को डिक्रीज करना था, मतलब 75 करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंक्रीज था इसलिए हमने 100 में 25% इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट % टाइम विल डिक्रीज इफ डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम क्या है, बट इसमें परसेंटेज यूज हुई है तो ये परसेंटेज का बन गया। सो हुआ क्या इस क्वेश्चन में कि कह रहा है कि अगर आप की कार की स्पीड जो है वो 50% से अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो बताओ कितने % से जो टाइम है वो डिक्रीज होगा अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो इट मींस यहाँ पे भी नो चेंज वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आपको डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है तो स्पीड बिकम्स इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम। तो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन बन जाता है वो इनवर्सली बन जाता है। कहने का मतलब अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये रिलेशन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना है। स्पीड अगर आप 100 मानते हैं पहले की, तो यहाँ पे नेक्स्ट केस में होता क्या है कि स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है 50% से, तो बन जाएगी 150। और आपको पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है तो टाइम इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा। कहने का मतलब आप 150 और 100 हो जाएगा। तो आपको पूछा गया कि कितने % से टाइम डिक्रीज होगा। आप देख पा रहे होंगे पहले 150 टाइम लग रहा था, अब 100 लग रहा है, तो कितने से डिक्रीज हो गया? 50 से। किसके कंपैरिजन में? 150 के कंपैरिजन में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो 51 से 53 से, और 1/3 की परसेंटेज होती है 33 1/3%, तो 33 1/3% से ये डिक्रीज हो जाएगा टाइम। दूसरे तरीके से करें जो कि शॉर्टकट है, कुछ भी नहीं करना है। स्पीड अगर इंक्रीज हुई है 50% से तो ऊपर 50 लिखना है। अगर इंक्रीज हुई है तो 100 में ऐड करना है 50, तो 150 और 100 से मल्टीप्लाई करके 1/3, और 1/3 मीन्स 33 1/3%। सो 33 1/3% से डिक्रीज हुआ है टाइम, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली है। और स्पीड जो है कार की वो इंक्रीज हो रही है, तो टाइम जो है वो टाइम की जो मतलब जो है टाइम जो है वो कम लगेगा। कहने का मतलब डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज इस क्वेश्चन में। पहले हम जो कर रहे थे वो नो चेंज वाले कर रहे थे, और अब क्या है कि अगर आप रेक्टेंगल की लेंथ को इंक्रीज करेंगे 18% से और ब्रेथ को भी इंक्रीज करेंगे 12% से, ऑफ कोर्स अगर आप लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंक्रीज कर रहे हो तो बताओ जो एरिया में इंक्रीज होगा वो कितना होगा। तो एरिया में इंक्रीज ही होगा क्योंकि लेंथ भी बढ़ रही है, ब्रेथ भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो है एरिया है वो भी बढ़ेगा। तो कितने % इंक्रीज होगा? तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, दोनों जगह परसेंटेज दिया है और आपको टोटल जो परसेंटेज मतलब एरिया का जो चेंज हुआ है वो निकालना है परसेंटेज में। तो पहले अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से देखूं, जैसे लेंथ है, लेंथ को अगर मैं 100 मानूं तो लेंथ हो गई 118, और ब्रेथ को भी मैं अगर 100 मानूं, देखो अगर आपका नो चेंज वाला एरिया है तब आप लेंथ और ब्रेथ को 100 नहीं मान सकते, तब वो इन्वर्सली रिलेटेड हो जाएगा। बट अगर आपका एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो आपको लेंथ को भी 100 मानना है और ब्रेथ को भी 100 मानना है। तो लेंथ अगर आप 100 मानते हो तो इंक्रीज हुई है 18% से, इट मीन्स 118% 118 हो जाएगी। और ब्रेथ अगर आपने 100 माननी है तो ब्रेथ भी इंक्रीज हुई है 12% से, तो ब्रेथ हो जाएगी 112। और आपको पता है कि जो एरिया होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, और यहाँ पे एरिया जाएगा 10,000, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 118 और 112 को, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 13216, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ से सामने क्लियर दिख रहा है कि एरिया इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 3216 इंक्रीज हुआ है। किसके कंपैरिजन में? पहले वाले एरिया के कंपैरिजन में, 10,000 के कंपैरिजन में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, यहाँ से 20 कैंसिल हो जाते हैं और 32.16% एरिया इंक्रीज हुआ है।
ये मतलब एक टोटल एरिया निकालना है आपको, ओवरऑल एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये निकालना है आपको, और यहां से दिख रहा है 32.16%। कुछ भी नहीं करना है इस तरह के क्वेश्चन में, आपको लेंथ भी 100 मारनी है, ब्रेथ भी 100 मारनी है। लेंथ को इंक्रीज हुआ है 18% तो लेंथ हो गई 118, ब्रेथ को इंक्रीज हुआ है 12% तो यहाँ पे ब्रेथ हो गई 112। आपको पता है कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इनको भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से सामने दिख रहा है कि एरिया जो है वो 3216 जो है वो इंक्रीज हुआ है, 3216 इंक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज किसके कंपैरिजन में हुआ? पहले वाले एरिया के कंपैरिजन में। तो उसके कंपैरिजन में हमने इंक्रीज करवा दिया और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, यहाँ से 20 कैंसिल और 20 जो है डिवाइड कर दिया और 32.16% जो है वो एरिया का इंक्रीज आया। अगर आपको और भी छोटी अप्रोच रखनी है, ये तो बेस्ट तरीका है समझने का। अगर आपको दूसरा कोई तरीका भूल भी जाता है तो ये तरीका अगर आपको याद है, तो अगर कोई न्यू बच्चा है तो वो 5 से 10 सेकंड ज़्यादा ले लेगा, बट क्वेश्चन जो है वो ठीक निकलेगा। अगर आपको दूसरे तरीके से निकालना है, ओवरऑल चेंज निकालना है, ओवरऑल चेंज निकालने का एक फॉर्मूला होता है a + b और AB/100। ये ओवरऑल चेंज निकालने का एक फॉर्मूला है, ओवरऑल चेंज। जैसे यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुई 18%, ब्रेथ इंक्रीज हुई 12%, तो बताओ ओवरऑल एरिया में कितना चेंज हुआ? तो ये ओवरऑल निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे जो ये प्लस माइनस यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता है। अगर एरिया इंक्रीज हो रहा हो, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी जो गिवन दी हुई हो, अगर वो इंक्रीज हो रही हो तो आपने प्लस लिखना है, और अगर डिक्रीज हो रही हो तो प्लस की जगह पे माइनस लिखना है। ये चेंज करना है, यहाँ पे हर जगह प्लस ही नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। जैसे आपको पता है कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 18% इंक्रीज हुई है, तो आपने 18% लिख दी, और ब्रेथ जो है वो भी इंक्रीज हुई है, इट मीन्स +12 लिख दिया, और यहाँ पे 18 × 12/100। तो यहाँ पे आप देखो कि 18 और 12 होता है 30, और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 12 को, तो 12 216 और 100, तो आप देखो कि यहाँ पे आएगा 2.16 और ये आएगा 30, दोनों को प्लस करेंगे तो 32.16%। तो इस ओवरऑल जो फॉर्मूला है, ओवरऑल चेंज वाला फॉर्मूला है, इस तरीके से क्वेश्चन आप मजे से सॉल्व कर सकते हो अगर आप याद रहता है तो। और ये इसमें याद रखना कोई मुश्किल की बात तो है नहीं है, a + b + AB/100, और ये तब यूज करना है जब आपको ओवरऑल चेंज जो है वो निकालना हो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%। अगर एक सिलेंडर का रेडियस 20% से इंक्रीज हो जाए और जो हाइट है वो 50% से डिक्रीज हो जाए, तो जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कितने % होगा? ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक कंसेप्ट बता देता हूँ कि जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h, और इस फॉर्मूले में आप देख पा रहे होंगे कि जो पाई है वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वजह से वैल्यू में चेंज नहीं आता। अगर जैसे सपोज करो, कहने का मतलब कि अगर जब तक रेडियस और हाइट चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पाई तो फिक्स है, कहने का मतलब कांस्टेंट है, तो पाई जो है इस फॉर्मूले में वो एक यूजलेस है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको कुछ चेंज करना है वॉल्यूम में तो आपको रेडियस और हाइट को चेंज करना पड़ेगा, मतलब वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो पाई यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे आपने पूछा हुआ है कि वॉल्यूम में कितने % चेंज होगा, तो आप पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए। जिसका भी पूछा है, सिलेंडर का पूछा है तो सिलेंडर का लिख दीजिए πr²h। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाई जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई की वजह से कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है। तो रेडियस देखो, यहाँ पे रेडियस कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार, तो यहाँ पे आप 2 बार रेडियस लिख लीजिए, रेडियस और 1 बार हाइट। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए कि अगर आप रेडियस 100 मानना है तो आप 100 मान लीजिए, 10 मानना है तो 10 मान लीजिए, बट पहले आप जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे और जो डिक्रीज हुआ है उनकी जो परसेंटेज है वो देख लीजिए। अगर वो 100 के कंपैरिजन में इजी निकलती है तो 100 के कंपैरिजन में मतलब आप रेडियस 100 मान लीजिए, अगर 10 के कंपैरिजन में इजी निकलती है तो 10 मान लीजिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इंक्रीज 20% है, 50% है, तो 10 का 20% और 50% निकालना ईजी है। तो यहाँ पे अगर रेडियस मैं 10 मान लूँ और हाइट भी 10 मान लूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ओवरऑल चेंज निकालना है। जैसे कि मैंने कहा था, मुझे ओवरऑल चेंज जब भी निकालना है तो आप कुछ भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ को मैंने दोनों को 100 माना था, क्यों? क्योंकि मुझे ओवरऑल चेंज निकालना था एरिया में। सिमिलरली यहाँ पे मुझे ओवरऑल चेंज निकालना है वॉल्यूम में, तो मैं रेडियस
और हाइट को कुछ भी मान सकता हूँ। और यहाँ पे रेडियस मैंने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि फॉर्मूले में रेडियस 2 बार है। पाई को मैंने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि पाई जो है वो कांस्टेंट है, और रेडियस और हाइट चेंज करने से ही वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। पाई को चेंज करने से जो है वो वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं आएगा क्योंकि पाई जो है वो कांस्टेंट है। अब रेडियस जो है वो यहाँ पे देखा है कि इंक्रीज हो रहा है 20%, तो मीन्स 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइट जो है वो 50% से डिक्रीज हो रही है, कहने का मतलब 5 हो जाएगी। और वॉल्यूम होता क्या है, मतलब जब ये r का स्क्वायर इंटू एच, ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो यहाँ पे अगर मैं इनका वॉल्यूम निकाल लूँ तो वॉल्यूम आएगा 1000, और यहाँ पे ये है बेसिकली पहले वाले जो मतलब जो सिलेंडर था जिसका रेडियस 10 था, रेडियस और हाइट 10 था, तो ये वो वाला वॉल्यूम है। अब जब ये चेंज किया हमने कि जो सिलेंडर का रेडियस था वो इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, कुछ भी किया हमने, तो ये वो वाला वॉल्यूम है। तो 12 को अगर हम 5 से करेंगे 60 आएगा, और 60 को अगर हम 12 से करेंगे तो 720 आएगा। तो 720 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम पहले 1000 था, अब 720 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। तो कितना डिक्रीज हुआ है? डिक्रीज हुआ है 280। किसके कंपैरिजन में हुआ है? 1000 के कंपैरिजन में हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 20 यहाँ से कैंसिल, 00 कैंसिल, तो 28% जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। मतलब यहाँ मैं माइनस लिख देता हूँ, माइनस रिप्रेजेंट डिक्रीज हुआ है। तो इस तरह से मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से हैंडल मजे से किए जा सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपको ओवरऑल चेंज निकालना हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है परसेंटेज पे कि परसेंटेज कैसे दी है। अगर 100 के कंपैरिजन में परसेंटेज इजी निकल जाती है तो आप 100 से निकालिए, 100 कंसीडर कर लीजिए इनको। अगर 10 के कंपैरिजन में निकलती है तो 10 मान लीजिए। जैसे इस केस में हम 10 के कंपैरिजन में इजीली से निकाल सकते हैं 20% और 50%, इसलिए मैंने 10 मान ली। वॉल्यूम यहाँ पे दी हुई थी पाई आर स्क्वायर एच, पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आने वाला। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर मैं पाई मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे भी करूं, तो इधर आके उन्होंने कैंसिल ही होना था, इसलिए मैंने पाई को कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पे वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच, पाई को कंसीडर नहीं किया। रेडियस 2 बार था, रेडियस 2 बार लिख दिया। हाइट 1 बार है, हाइट 1 बार लिख दिया। अपनी मर्जी से इनको मान लिया, 10 मानना 10 मानो, 100 मानना 100 मानो, अपनी मर्जी से इसलिए मान सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए। सो इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस चेंज किया है मैंने कि पहले हम चेंज निकाल रहे थे वॉल्यूम का, अब हमने चेंज निकाला है कि कर्व सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। सेम क्वेश्चन है कि रेडियस आपको दिया हुआ है सिलेंडर का, इंक्रीज किया हुआ है 20% और हाइट डिक्रीज की हुई है 50%। तो सेम पहले आप मैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दूं, ये आपके फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूले। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे रेडियस 1 बार है तो रेडियस को 1 बार लिख दो, हाइट 1 बार है, हाइट को 1 बार लिख दो। और रेडियस आप 10 मान सकते हैं ऑफकोर्स, और हाइट भी आप 10 मान सकते हैं। रेडियस इंक्रीज हो रहा है 20% से तो 12 हो जाएगा, और हाइट जो डिक्रीज हो रही है 50% से तो ये हो जाएगा 5। अगर आप कर्व सरफेस एरिया देखें तो ये हो जाएगा 100, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट है, और 12 5 से 60। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सरफेस एरिया है वो भी डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? 40। किसके कंपैरिजन में? 100 के कंपैरिजन में, और 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। 100 कैंसिल, और 40% जो है वो कर्व सरफेस एरिया में चेंज आएगा। और चेंज कैसा आएगा? डिक्रीज होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता है तो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 2/3 पाई कांस्टेंट है, इनको कंसीडर नहीं करना है। रेडियस 3 बार है तो रेडियस को आपको 3 बार लिखना है, और आप कुछ भी मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 10। और आपको पता है कि रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से, इट मीन्स 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। वॉल्यूम कैसे आएगा? इनको मल्टीप्लाई करके 1000, और यहाँ पे हो जाएगा 512। तो आप देख पा रहे होंगे कि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम। कितना डिक्रीज हो रहा है? 488। और 488 में अगर हम किसके कंपैरिजन में हो रहा है? 1000 के कंपैरिजन में हो रहा है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 48% जो है वो वॉल्यूम में चेंज आएगा। और चेंज कैसा आएगा? डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इस वीडियो में सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्लास 4th एग्जाम के लिए
इसमें से कोई ना कोई टाइप, क्वेश्चन ही मैं कह रहा, कोई ना कोई टाइप ज़रूर आ सकती है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।